नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आप देखते हैं उसे अंत तक देखा करें। क्योंकि मैं ऐसे कई व्यूअर्स को देखा हूँ, आप वही सारे प्रश्न पूछ रहे हैं जिस पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। या फिर उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जा कर के उसी वीडियो से संबंधित ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो कि वीडियो के अंत में सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई होती हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करें। अब सीधे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। रिगार्डिंग BSUSC, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। दोस्तों ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक आयोग है जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए या सहायक प्राध्यापक कहिए, जिसकी नियुक्ति इसी के द्वारा होती है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। आपके प्रश्न मेरे उत्तर। दोस्तों आपके जितने भी कमेंट में प्रश्न आते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न होते हैं उसे मैं पिक करता हूँ और उसके आधार पे जो रेफ़रेंस होते हैं उसके आधार पर मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ये दोस्तों पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके महत्वपूर्ण उत्तर हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे देख सकते हैं या फिर यहाँ के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे की योग्यता से वंचित महिला अभ्यर्थी हेतु विशेष। एक चीज़ और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखिए ये क्या है कि योग्यता से वंचित महिला अभ्यर्थी हेतु विशेष। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों को अयोग्य करार कर दिया गया है। इस पर मैं पार्ट 1 में बहुत ही स्पष्ट रूप से वीडियो बनाया था कि किन महिला अभ्यर्थियों को अयोग्य किया जा रहा है। तो बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों ने ये कमेंट किया और ये जानना चाहा कि अब क्या विकल्प है, वो कैसे अपनी योग्यता बचा सकती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और दूसरा है दोस्तों कि दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु विशेष। किसी दिव्यांग अभ्यर्थी ने बहुत ही आग्रह किया था कि उस पर भी कुछ कहा जाए कि उनके कटअप कितने जा रहे हैं और वगैरह-वगैरह, तो आज हम उन पर भी कुछ बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अगला है दोस्तों कि एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर मान्य नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास क्या विकल्प है? चूँकि दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति चल रही है, वहाँ पर 2 तरीके से चयन हो रहा है, एक तो इंटरव्यू और दूसरा एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एपीआई में रिसर्च पेपर पे भी नंबर दिए जा रहे हैं और ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिसर्च पेपर में नंबर काट दिए जा रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं पार्ट 2 में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वहाँ पे देख पाएँगे पार्ट 2 में कि कैसे रिसर्च पेपर पे नंबर काटे गए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के रिसर्च पेपर पर नंबर काट दिए जा रहे हैं, उनके पास क्या विकल्प है? आज हम इन्हीं 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहले हम चलते हैं दोस्तों कि योग्यता से वंचित महिला अभ्यर्थी हेतु विशेष क्या है? हम पहले विज्ञापन पे चलते हैं। क्या विज्ञापन में भी ऐसा कुछ था कि अ, मतलब उनके लिए कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन जो फीमेल कैटेगरी की हैं? तो ये देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखिए क्या लिख रहा है। ये दोस्तों विज्ञापन है, ठीक है? मैं आपको फ्रंट में ऊपर में दिखा देता हूँ ताकि आपको ये संशय ना हो कि ये कहीं दूसरी चीज़ तो नहीं। देखिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये देखिए बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकली हुई थी, उससे संबंधित ये विज्ञापन है, ठीक है? तो हम नीचे चलते हैं दोस्तों कि महिला अभ्यर्थी के संदर्भ में क्या ऐसा कुछ कंडीशन दे रखे हैं और कंडीशन दे भी रखे हैं तो अब क्या विकल्प बचता है अगर वो इनएलिजिबल हो रही हैं तो। ठीक है, ये देखिए पहला कंडीशन क्या है, ये 13.4 में है। 1.3.4 में इन्होंने क्या कहा है कि द कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ मैरिड वीमेन claiming reservation should be issued with and at the permanent address of her father and not her husband। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल नॉन क्रीमिलियर जो कि बीसी और ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए लगाना अनिवार्य होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट बीसी और ईबीसी के लिए तो लगाना ही होता है और एसटी के लिए केवल कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी और एससी के लिए। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल जो होता है वो फादर के नाम से लगाना है, फादर के एड्रेस के आधार पे लगाना है, ना कि हस्बैंड के आधार पे, ठीक है? और बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों ने किया क्या है कि हस्बैंड के आधार पे लगा दिया, ठीक है? और वहाँ पर देखिए ये तो लगाया है और डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ की अभ्यर्थी हैं। तो इन्होंने किया क्या, बहुत सारे फीमेल अभ्यर्थियों ने कि डोमिसाइल जो है वो अपने पिता के एड्रेस पे ना लगा करके पति के आधार पे लगा दिया गया है। और उन्होंने पे कितना किया है रुपीज़, तो 75, जबकि 75 रुपीज़ केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था, ठीक है? आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए नहीं था।
और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि फॉर वुमेन कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी 75, यानी बिहार की फीमेल के लिए कितना था 75। अब जरा ये बताइए, आपकी शादी हुई है, अगर कोई फीमेल है, महिला है, देखिए महिलाओं के दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। उन बेचारी की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो अपने पति के घर आ गई। पति के घर मान लीजिए आ गई, अब उनके संग समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि शादी होने के बाद पति के घर तो आ गए, अब सरकार कह रही है कि आप पति के नाम पे ना दीजिए, पिता के नाम पे दीजिए। और जब वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल पिता के नाम पे बनवाने जा रही हैं, तो वो ये कह रहा है कि आपकी शादी हो चुकी, इसलिए अब आप पति के नाम पे बनवाइए। तो जो वहाँ की अथॉरिटी है, जो ब्लॉक लेवल की है, वो बनाने के लिए तैयार नहीं है पिता के नाम पे। वो कह रही है कि आप जाइए अपने पति के नाम पे बनवाइए, क्योंकि आपका आधार कार्ड वगैरह सभी पति के नाम पे इश्यू हो गया है। और जबकि विज्ञापन में क्या कह रहा है कि आप अपने पिता के नाम पे ले आइए। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअल में फीमेल अभ्यर्थियों के संग उत्पन्न हो रहा है। और तो इसके लिए क्या निदान हो सकता है, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है। तो पहले ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 75 रुपीज़ केवल बिहार की फीमेल के लिए है। तो दोस्तों एक्चुअल में है क्या ना कि अगर आप जो फीमेल अभ्यर्थी मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अगर आप पति के नाम पे लगाती हैं, मान लीजिए आपके पिता बंगाल के हैं, ठीक है? और आपकी शादी बिहार में हुई है। आपकी शादी हुए कितने दिन हुआ? 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, 2 साल हुआ, इसका क्या प्रमाण है? इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप पति के नाम पे लगा देती हैं, तो इससे ये कैसे प्रमाणिकता होती है कि आप यहाँ की परमानेंट निवासी हो गईं? आपकी शादी हुए हो सकता है 6 महीने हुए हो सकता है 2 साल हुए हो। और मान लीजिए अगर आप कह रही हैं कि 30 साल शादी हुई, तो क्या आपने मैरिज सर्टिफ़िकेट वहाँ पे इश्यू किया है गवर्नमेंट आयोग को? मैरिज सर्टिफ़िकेट तो नहीं लगाया है। तो इससे ये कहाँ प्रमाणित हो पा रहा है कि आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रही हैं। लेकिन अगर आप बिहार में आपके पिता हैं और पिता के आधार पे आप लगाती हैं, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आपका जन्म ही यहाँ हुआ है। आपके पिता बिहार के हैं और पिता के एड्रेस पे लगा रही हैं, यानी आप पिता के ही, आपका जन्म ही बिहार में। इसलिए फीमेल अभ्यर्थियों, आपको पिता के नाम पे यहाँ पे अनिवार्य रूप से कास्ट सर्टिफिकेट लगाना था या डोमिसाइल लगाना था, ठीक है? अच्छा, अब रहा कि क्या अनरिजर्व फीमेल के लिए भी कहा गया था? तो नहीं, अनरिजर्व फीमेल के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा गया था। देखिए, अनरिजर्व फीमेल के लिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, इन लाइट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार लेटर नंबर इतना 15/2/2016 वुमेन ऑफ रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थियों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल के लिए कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया है इस विज्ञापन में कि आपको डोमिसाइल लगाना ही लगाना है, जो कि पिता के नाम पे ना होकर के, सॉरी, पति के नाम पे ना होकर के पिता के नाम पे। डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन एक्चुअल में हिडन है। ये हिडन ये है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि शादी हो जाने के बाद ये तो कोई प्रमाण नहीं है कि आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं। तो वो प्रामाणिकता आपको पिता के ही आधार पे मिल पाएगी, इसलिए कहीं न कहीं पिता के आधार पे लगाना अनिवार्य था। तो हो क्या रहा है कि अभी पिता के नाम पे जिन्होंने लगाया है, उन्हें शायद हटा दिया जा रहा है। अच्छा, ये भी थोड़ा हास्यास्पद है कि ये जो आयोग है, लगभग ये 25 से 26 विषयों का रिजल्ट निकाल चुका है और अब जाकर के इस तरह के केसेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि मेरे ही दृष्टि का दोष हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अब तक जितने भी विषय के रिजल्ट निकले हैं, सभी को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया है और उसमें इस तरह के कंडीशन नहीं नज़र आए हैं कि फीमेल अभ्यर्थियों को उनके पिता के आधार या पति के आधार पर हटाया जा रहा हो। ये मैथिली से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और तो ये मैथिली विषय से आ रही हैं, तो अब कहीं न कहीं ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक लेटर भी मैंने हाल के दिनों में देखा था, जो कि इनको जून या मई-जून में हासिल हुआ था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सजेशन एक तरह से इन्हें मिला था कि आप ऐसे फीमेल अभ्यर्थी जो कि पिता के नाम पे ना लगा कर के पति के नाम पे लगाएँ, तो उन्हें हटाने का वगैरह-वगैरह। तो इससे पहले तो आप 25 विषय के रिजल्ट निकाल चुके थे, उस समय तो आप इस तरह के कंडीशन नहीं लाए। खैर एनीवे, तो देखिए मैथिली विषय में अभी कर क्या रहे हैं, ठीक है? क्या आपके पास कोई लूप होल अभी बचा हुआ है? जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चूँकि मूल आवेदन में, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, चूँकि मूल आवेदन में पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा आवेदन शुल्क ₹75 दिया गया है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक इतना-इतना-इतना दिनांक 30/5/2022 के आलोक में अंतर्निहित है। ठीक है? तो एक तरह से इनको जो है कि अयोग्य करार किया गया है। क्यों अयोग्य करार किया गया है?
क्योंकि इन्होंने पति के नाम पे लगाया हुआ था। अब देखिए समस्या ये आ रही है ना कि ये पति के नाम पे जैसा मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल तो ये प्रमाणित हो नहीं पाएगा कि आप बिहार के हैं कि नहीं है। और केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 75 रुपीज़ था। लेकिन एक चीज़ ज़रा यहाँ देखिए, ये लिख रहे हैं कि प्रोविज़नली एलिजिबल। ये प्रोविजनली एलिजिबल लिख क्यों रहे हैं? यहाँ पे इनएलिजिबल इनको लिखना चाहिए था, लेकिन लिख रहे हैं प्रोविजनली एलिजिबल। क्यों? क्योंकि लिख रहे हैं कि बिकॉज फादर्स नेम इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म डिफर्स, द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस एफिडेविट डिक्लेरेशन एविडेंस एक्सप्लेनिंग द रिजर्वेशन कॉज ऑफ द डिफरेंस। ये कह रहे हैं कि पिता के नाम और फॉर्म में जो डिफरेंसेस है उसके आधार पर कोई अफिडेविट या डिक्लेरेशन या एविडेंस कुछ ऐसा दीजिए, तब आपको एलिजिबल किया जाएगा। अभी इनको प्रोविजनली एलिजिबल किया जा रहा है, यानी कि आपको मौका दे रहे हैं। अच्छा, मौका देने के बाद अभ्यर्थी ने क्या किया है? देखिए अभ्यर्थी ने क्या किया है कि पिता के नाम में अंतर के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र हेतु समय की मांग की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया है कि अफिडेविट एक तरह से दिया है। जो कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दे दिया है। क्या चीज़ का शपथ पत्र दिया होगा? वही पिता के निवास का कि मेरे पिता यहाँ के हैं। लेकिन आपने निवास प्रमाण पत्र तो नहीं दिया पिता का। ये गलत कर दिया, इसलिए आपको इनएलिजिबल किया गया है, अयोग्य किया गया है। आपको अफिडेविट के साथ-साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या इस तरह का और केसेस है। देखिए यहाँ पे भी प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है। किस शर्त के आधार पे? बिकॉज फादर्स नेम इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स डिफर, द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस एफिडेविट डिक्लेरेशन एविडेंस एक्सप्लेनिंग द रीजन कॉज ऑफ द डिफरेंस, कॉज ऑफ दिस डिफरेंस। ठीक है, वही सेम चीज़ें कह रहा है कि आपने जो है कि मैट्रिकुलेशन में जो है पिता का नाम और ये एप्लीकेशन में या फिर डोमिसाइल वगैरह में जो लगाया था वो डिफर पाया गया, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने पति का नाम लगाया है। तो उसके संबंध में आपने क्या किया है? तो ये देखिए कह रहा है कि पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र आवेदन में पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र तथा आवेदन शुल्क 75 रुपये दिया गया था। समान प्रशासन विभाग इतना इतना के आलोक में अनर्हित है, आलोक में अनर्हित यानी इन इनको कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पति के नाम से लगाया था। तो फिर यहाँ को प्रोविजनली एलिजिबल आपने किया है, तो क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनको क्लेम देना था अभ्यर्थी की तरफ से। अभ्यर्थी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया देख लेते हैं। एमए तथा पीएचडी का प्रमाण पत्र एवं पिता के नाम में त्रुटि के संबंध में शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया। देखिए यहीं पे ये लोग गलती कर रहे हैं। पिता के नाम से ये लोग अफिडेविट तो बनवा रहे हैं कि पिता मेरे बिहार के निवासी हैं, ठीक है, लेकिन आपने निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। देखिए केवल निवास, देखिए कई जगह चीज़ें होती है ना कि जो चीज़ें मांगी जाती हैं वही उपलब्ध कराना होता है। नहीं तो निवास के लिए तो वोटर आईडी भी काफ़ी है। अगर आपका कहीं पे जिस राज्य में वोटर आईडी बना हुआ है, तो क्या वही निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा? वो तो होगा नहीं। फिर तो फिर निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्या थी? कोर्ट से सभी अफिडेविट वगैरह बना बना के सभी दे देते हैं कि मैं बिहार का हूँ, मुझे स्वीकृत किया जाए, ये रहा कोर्ट का अफिडेविट। और यही इन्होंने किया है, शपथ पत्र दिया है। तो शपथ पत्र के साथ इन्हें कहीं न कहीं ये निवास भी देना चाहिए। अच्छा, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ वोटर आईडी की, तो देखिए एक अभ्यर्थी ने ये भी चालाकी किया है कि इन्होंने वोटर आईडी दिया है। देखिए ये क्या लिखा है कि आवेदन के साथ आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देकर वोटर आईडी संलग्न किया गया, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। अब बताइए महोदय, वोटर आईडी दे रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो चलो कम से कम वोटर आईडी दे देते हैं और बाद में निवास प्रमाण पत्र दे देंगे, तो इससे मान्य नहीं होगा साथियों। इसमें आप इनएलिजिबल ही होंगे, अयोग्य ही किए जाएँगे। ठीक है? और भी महिला अभ्यर्थियों का केस देख लेते हैं, इसके बाद में मुझे जो लग रहा है, जो सुझाव एप्रोप्रिएट लग रहा है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मैट्रिकुलेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिफर्स। वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जो निवास वाला है उसमें और मैट्रिक वगैरह में डिफर पाया गया। तो इसके रिगार्डिंग जो इनसे क्लेम किया गया था अप्राप्त, मतलब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। तो दिया नहीं है तो क्या होगा? आवेदन 75 रुपये जमा किया है और आवासीय प्रमाण पत्र में पिता का नाम से नहीं है, वो पति के नाम से है, तो बिल्कुल इनको इनएलिजिबल किया जाएगा, है ना? इनएलिजिबल किया जाएगा, अयोग्य किया जाएगा, इसीलिए इनको छाँट दिया गया है। तो अब देखिए मेरा सजेशन ये है, वैसे तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो सब दिख रहा है, तो आप लोग करिए क्या, जिन्होंने पति के नाम से लगा रखा है, वो पहली बात तो अपने पिता के नाम से बनवाइए। अब बहुत सारी महिला अभ्यर्थियों का ये क्लेम है कि पति के नाम से एड्रेस, सॉरी, आधार कार्ड वगैरह बन गया है, पिता के नाम से बन नहीं पा रहा है।
तो आप हार्ड कॉपी के थ्रू ना बनाने का प्रयास करिए। ऑनलाइन जब आप अपने पिता के एड्रेस पे बनाएँगे ना, तो वहाँ पे आधार की जगह भी अन्य सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके आधार पे आप निवास बनवा सकती हैं। आधार की अनिवार्यता नहीं है। तो आप वहाँ पे देख लीजिए जो-जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करने में लग रहा है, तो आप ऑनलाइन डोमिसाइल बनवाइए। पिता के एड्रेस के आधार पे आप अपना ऑनलाइन डोमिसाइल बनवाइए। और ऑनलाइन डोमिसाइल और ऑनलाइन अगर आप बीसी, एससी कैटेगरी से हैं, तो एनसीएल वगैरह भी ऑनलाइन ही बनवा लीजिए, ठीक है? और साथ-साथ जब ये आपको आपत्ति के लिए आपत्ति का इस तरह लिस्ट निकालते हैं, तो आपत्ति वाला लिस्ट निकालते हैं तभी आपको इस तरह प्रोविज़नली एलिजिबल किया जाएगा। उस समय आप क्लेम करिए। नहीं तो अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं कि पहले ही आयोग को मैं मेल वगैरह कर दूँ, तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं इसमें आपको कोई सजेशन नहीं दूँगा। भला मैं क्यों धर्म संकट लूँ, आपको ये कह दूँ कि आप पहले ही भेजिए या बाद में भेजिए। वो कब भेजना है आप अपने से सोचिए, ठीक है? ऑब्जेक्शन के बाद अगर आप भेजना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन के बाद भेजिए, नहीं तो आप पहले ही अगर आईओ को भेजना चाहते हैं तो आप पहले भी भेज सकते हैं। ओके? तो आप पहले एक अफ़िडेविट भी बनवा सकते हैं कि मेरे पिता बिहार के हैं, या फिर अफ़िडेविट अगर नहीं भी बनवाते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और एप्लीकेशन के साथ-साथ ये चीज़ें जो अभी वो पिता के नाम पे आप सभी चीज़ें बनवा लीजिए, ऑनलाइन बनवाइए, ऑफ़लाइन नहीं बन रहा है तो। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ऐसी भी महिला अभ्यर्थी होंगे जिनके पेरेंट्स डेथ कर चुके होंगे, तो वो कैसे क्या करें? तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक आसान रास्ता ये होगा कि आप कोर्ट से एफ़िडेविट बनवा लीजिए, ठीक है? कि मेरे पिता अभी देहांत हो चुका है, अभी वर्तमान में पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मैं अपने पति के नाम पे दे रही हूँ, और साथ-साथ आप अपने पिता का मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करिए उनको, ठीक है? डेथ सर्टिफिकेट में सभी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि आपके पिता यहाँ के निवासी हैं, कहाँ के हैं, वगैरह-वगैरह। तो उससे भी एक तरह से एक वो है सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है? अभी देखिए जो भी है केवल प्रयास किया जा सकता है, ठीक है? तो मैं ये प्रयास के रास्ते बता रहा हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है, इनसे ना घबराइए। इन्हें जितना भी अयोग्य किया गया, अभी तक कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं नज़र आया कि इन्होंने अपने पिता के नाम से प्रोवाइड भी कराया है। हर जगह केवल यही देखने को मिल रहा है कि शपथ पत्र, मतलब कोर्ट से इन्होंने एफ़िडेविट बनवा लिया कि मेरे पिता बिहार के हैं, इसलिए मुझे दिया जाए। लेकिन आपने एफ़िडेविट के साथ-साथ क्या निवास या फिर जो एनसीएल वगैरह है, क्या वो भी पिता के नाम से बनवा के दिया? ऐसा तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसलिए प्राइमा फेसी यही नज़र आ रहा है कि ये लोग ने केवल एफ़िडेविट बनवा कर के दे दिया है। इस वजह से इन्हें अयोग्य किया गया है। तो जो भी ₹75 वगैरह फ़िलअप की हैं और उन्हें लग रहा है कि अयोग्य कर दिया जाएगा, उन्हें इतनी ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रयास करिए और अपने पिता के नाम पे सबसे पहले आप सभी चीज़ें बनवाइए। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन कैसे क्या लिखना है? कुछ नहीं, आप सबसे पहले एक चीज़ और, अगर आप आयोग को मेल कर रहे हैं तो ये याद रखिए, यूज़र आईडी, आपके सब्जेक्ट नेम और आपका नाम सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप लिखिए सीधे सेवा में सचिव महोदय विश्वविद्यालय सेवा आयोग, और इसके बाद वही आप विषय लिख दीजिए। तो विषय क्या? तो विषय अगर आपका कास्ट नहीं है, निवास नहीं है, वगैरह-वगैरह, तो निवास प्रमाण पिता के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र, इसके बाद लिख लीजिए सेवा में सचिव महोदय से निमंत्रण भेज दीजिए कि मुझे ये कहना है कि अज्ञानतावश मैंने पति के नाम पर यह चीज़ें निवास प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बनवा दिया था और उसे संलग्न किया था, लेकिन महोदय से अनुरोध है कि मैं उस त्रुटि को स्वीकार्य करते हुए अभी पिता के नाम से वो चीज़ें आपको संलग्न करें, इसे स्वीकृत किया जाए। इस तरह का आप एक पूरा ड्राफ्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए और ड्राफ्टिंग करके मेल के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स पिता के आधार पर बनाए उसे आप उन्हें भेज दीजिए। इस आधार पे आपकी अभ्यर्थता बच सकती है। मुझे एक यही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ हम दूसरी ओर चलते हैं। दूसरा जैसा कि क्या था कि बहुत सारे जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे, उन्होंने कमेंट किया था। बहुत सारे क्या, किसी एक दिव्यांग अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि उनका कट ऑफ क्या जा सकता है, उनके संबंध में कुछ विशेष बातें कहें। तो दोस्तों, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके संग सबसे पहले मेरी बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट on the basis of disability will be applicable only to the suitable candidate who are permanent domicile of बिहार। ये डिसेबिलिटी के केस में कह रहा है कि डिसेबिलिटी के केस में केवल
जिनको जो बिहार के बाहर के भी होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। बाकी सभी को केवल बिहार का डोमिसाइल होगा, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। केवल डिसेबिलिटी वाले केस में देश के सभी डिसेबल लोगों को ये रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये तो थोड़ा एक तरह से देखा जाए मानवीय धरातल पे तो हाँ ठीक है, डिसेबिलिटी कोई जाति तो नहीं है, इसलिए डिसेबिलिटी को देश भर के लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। दोस्तों एक्चुअल में दिव्यांग अभ्यर्थियों की शिकायत ये नहीं है कि देश भर के अभ्यर्थियों को आप दे रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कहीं न कहीं कि डिसेबिलिटी का ठीक है, बिहार सरकार अगर देश भर के अभ्यर्थियों को दे रही है तो अन्य सरकार को भी तो देना चाहिए। देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो डिसेबिलिटी के लिए अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य को रिजर्वेशन देता हो। मात्र इकलौता राज्य बिहार है जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी के संदर्भ में पूरे देश के दिव्यांग अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन देता है। तो आप बिहार राज्य ही क्यों इतना ज़्यादा पुरुषा बन रहा है? अन्य राज्य को भी तो आगे आना चाहिए। अन्य राज्य तो बिहार के दिव्यांगों के लिए अपना रास्ता नहीं खोले हैं, तो फिर बिहार राज्य क्यों देश के सभी अभ्यर्थियों के लिए रास्ता खोल रहा है? असल में ये आपत्ति है दिव्यांग अभ्यर्थियों की, जिसका कि मैं समझ सकता हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा दिव्यांग अभ्यर्थियों, जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं, कि आपके संग बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। और दोस्त आपने एक दूसरा कमेंट ये किया था कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चूंकि जब देश के सभी दिव्यांगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ हाई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चूंकि सीटें तो बहुत ज़्यादा नहीं है और 1:3 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। यानी अगर 3 सीटें हैं किसी स्पेशल कैटेगरी में, तो अधिकतम से अधिकतम कितने 9 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और देश भर के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। इसलिए बिल्कुल दिव्यांग कैटेगरी में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, नो डाउट। तो इसलिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तो है जो बिहार के दिव्यांग हैं उनके लिए, उनके साथ मेरी पूरी ही संवेदना है। लेकिन संवेदना रह के ही क्या ही किया जा सकता है जब उनको अधिकार ना मिल पाए अच्छे से। खैर, अगला हम बढ़ते हैं दोस्तों। एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर मान्य नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास क्या विकल्प हैं? एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि एपीआई कैसे-कैसे रिसर्च पेपर में छाँटा जा रहा है। इसके लिए हम थोड़ा चलते हैं यूजीसी के रेगुलेशन पे। यूजीसी के द्वारा एक नोटिस आया था जो कि 14 जून 2019 को आया था। एक्चुअल में ये नोटिस जो था ना, वो रिसर्च पेपर में जो डिटोरिएशन हो रहा है एकेडमिक इंटीग्रिटी को लेकर के, ठीक है? एकेडमिक देखिए यहाँ पे लिखा है डिटोरिएटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी, और क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड पब्लिकेशन। जो रिसर्च पब्लिकेशन का जो स्तर गिर गया था, किसी भी तरह के रिसर्च पब्लिकेशन मान्य किए जा रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के यूजीसी थोड़ा चिंतित हुआ और ये 14 जून 2019 को एक लेटर निकालते हैं। वो लेटर निकालते हैं यूजीसी केयर संबंधित, ठीक है? इस दिन से ये कहते हैं कि फॉर दिस प्रपोज द यूजीसी हैज सेट अप ए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। ये एक्चुअल में दोस्तों ये 14 जून को ये जो लेटर निकाले हैं वो केयर लिस्ट की स्थापना के लिए। ये किसके जगह पे लाए हैं? ये रेफर्ड के जगह पर लाए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हेंस फोर्थ रेफर्ड एज यूजीसी केयर लिस्ट। यूजीसी केयर लिस्ट आने से पहले यूजीसी रेफर्ड हुआ करता था, यूजीसी रेफर्ड जनरल। लेकिन यूजीसी रेफर्ड जनरल में बहुत सारे ऐसे जनरल आ गए थे जो क्वालिटी को ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसके जगह पर यूजीसी केयर लिस्ट को लाया गया, ठीक है। तो ये जिस दिन ले आए यूजीसी केयर लिस्ट को, इन्होंने दो चार लाइन पे कुछ स्टेटमेंट भी दिया। वो स्टेटमेंट दोस्तों कहीं न कहीं ना वो एक तरह से जो रिसर्च पेपर नंबर काटे जा रहे हैं, वो एकेडमिशियन के हाथ में वो नंबर ला कर के दे दिया है। वो अधिकार ला के दे दिया है। देखिए उस दिन इन्होंने क्या कहा था कि वाइस चांसलर, selection committee, research supervisor, guides, and such other experts involved in academic evaluation assessment। ठीक है, ये कह रहा है कि वीसी हुए किसी विश्वविद्यालय के जो सिलेक्शन कमिटीज होती है, जैसे कि अभी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग है वगैरह वगैरह, रिसर्च सुपरवाइजर हो गए या गाइड हो गए, ये एकेडमिक इवोल्यूशन के जो एक तरह से एकेडमिक क्रांति आ रही है उसके ये इनके ही अधिकार क्षेत्र में होगा, इन्हीं के दरमदार, इन्हीं के एक तरह से सिरे होगा। आगे क्या कह रहा है कि हियर वी एडवाइज दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दियर डिसीजन आर primarily based on quality of research work, not merely on the number of publication। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये यूजीसी के जो लेटर आया था उसमें ये कह रहा है कि दे मस्ट इंश्योर दैट
दियर डिसीजन आर प्राइमरली, ये इनका प्रमुखता से किस चीज़ को लेकर के डिसीजन होगा? क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क, जो रिसर्च वर्क के आधार पे होगा, नॉट मियरली नंबर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये कह रहे हैं ना कि जो रिसर्च पेपर आप लोग काउंट करते हैं, वो नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पे ना करिए, रिसर्च वर्क के आधार पे करिए। एक चीज़ आप और ये देखिए, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क कह रहे हैं, ये रिसर्च पेपर की क्वालिटी के आधार पे नहीं कह रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों अभी हो क्या रहा है ना कि आपका अगर पीयर रिव्यूड जर्नल में है, एक ही जर्नल, एक ही आईएसएसएन नंबर के 2 अलग-अलग सत्रों में या 3 सत्रों में या 4 सत्रों में अगर आपका रिसर्च पेपर है, तो कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2-3 रिसर्च पेपर आपके काट दिए जा रहे हैं और उसी सेम आईएसएसएन नंबर के एक रिसर्च पेपर को मान्य कर लिया जा रहा है। तो एक्चुअल में इनके पास ये अधिकार मिल गया है। ये अधिकार किस तरह का है कि ये क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क के आधार पे ये रिसर्च पेपर को कंसीडर करें, न कि नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पे, ठीक है? तो इस आधार पे दोस्तों एक तरह से इनके पास हथियार मिला हुआ है कि आपका रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड या फिर जिस जर्नल को आप कंसीडर कर रहे हैं, आप मतलब आयोग, जिस जर्नल को आयोग कंसीडर कर रहा है, उसी जर्नल के किसी एक रिसर्च पेपर को हो सकता है ये मान्य कर दें और किसी एक रिसर्च पेपर को मान्य न करें, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क, ठीक है? तो ये एक तरह से इनके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, यानी ये रिसर्च पेपर रिसर्च वर्क की क्वालिटी के आधार पर अगर चाहें तो उस रिसर्च वर्क पर ये नंबर दे सकते हैं और नंबर काट सकते हैं, जबकि सेम आईएसएसएन नंबर है। आप पार्ट 2 को देखेंगे तो और आपके सामने स्पष्ट रूप से विज़न आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सेम आईएसएसएन नंबर होने के बावजूद भी किसी अभ्यर्थी का रिसर्च पेपर में नंबर काटा जा रहा है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अगर एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर मान्य नहीं किए जा रहे हैं, तो क्या हम कोर्ट का रुख ले सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो हाँ, कोर्ट का रुख तो ले सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके पास, आयोग के पास ये वाला जो पॉइंट है ना, जो कि यूजीसी की तरफ से 14 जून 2019 को आया है, ये वाला पॉइंट पूरी तरह से एकेडमीशियन के हाथ में हो जाता है कि वो रिसर्च वर्क के आधार पे चाहें तो वो पेपर को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे उनके पलड़े में ये वाली गेंद आ जाती है कि आपके रिसर्च पेपर को वो कहीं भी पब्लिश हो, डजेंट मैटर, वो क्वालिटी के आधार पे, वो केयर में हो या पीयर रिव्यूड में हो, क्वालिटी के आधार पे चाहे तो वो आपके पेपर को काउंट कर लें, चाहे तो ना काउंट करें। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आई थिंक मैंने स्पष्ट रूप से सभी बातें को रख दिया होगा, और इसके बावजूद भी अगर आपका किसी तरह का प्रतिरोध है या किसी तरह का कुछ आपत्ति है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आने वाले समय में आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।